हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। स्टैटिक्स बुक का भाई चैप्टर स्टार्ट किया हुआ अपन ने फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 के अंदर भाई जनरली अपन ने देखा था फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। उसके बाद अपने पास आया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आप एफ से डिनोट करते थे, एफ इजिकल टू म्यू आर। म्यू क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ होती थी फोर्स, और आर क्या होता था अपने पास रिएक्शन, जिसको आप नॉर्मल भी बोलते हैं। उसके बाद आता था अपने पास रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन के केस में आप क्या करते थे, ये कोई बॉडी है भाई, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर रिएक्शन लग रही है, नॉर्मल बोल दो या रिएक्शन बोल दो, और ये क्या है, ये फोर्स है, ठीक है, ये है इसका रिजल्टेंट। तो जनरली क्या करते थे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर। तो ये देखो, ये वाला मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे, एक्स एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये अपने पास होती थी रिजल्टेंट रिएक्शन। आज का अपना टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसको अपनी भाषा में समझाता हूँ, जो बुक में डायग्राम बना रखा है वो भी बताएंगे। ये कोई ब्लॉक है भाई, ये बॉडी है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। इसके ऊपर ये लग रहा है फोर्स, जिसकी वैल्यू है एफ, ठीक है। अब पहली कंडीशन है कि फोर्स और रिएक्शन के बीच में जो मेरे पास क्या है, एंगल है, वो कितना होना चाहिए भाई, वो एंगल मेरे पास 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब 90 होगा तो इसका रिजल्टेंट होगा, तो मैं इसका ये रिजल्टेंट बना देता हूँ। ये मैंने इसका बना दिया रिजल्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है, एस है, राइट। अब देखो, ध्यान से सुनना, यही डेफिनेशन है, इसको ही मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ये फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है, रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच का जो एंगल होता है, इसको मैं लेमडा से डिनोट कर रहा हूँ। और जो ये लेमडा है ना, इसी को आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ध्यान से सुनो, ये फोर्स है, ये रिएक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब 90 है तो इसकी एक रिजल्टेंट होगी, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होगी और जो ये रिएक्शन है, जो इन दोनों के बीच का एंगल होता है, इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ। एक बार ये डायग्राम बना लो, फिर बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी, ठीक है। बना लिया होगा डायग्राम, रफ कर रहा हूँ, साइड में बना दूंगा इसको, ठीक है। अब बात आती है डेफिनेशन की। अब बुक के अकॉर्डिंग देखो कैसे बना रखा है डायग्राम। ये कोई सरफेस ले रखा है, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, ये लग रहा है मेरे पास फोर्स, ठीक है, क्या लग रहा है, फोर्स। अब देखो, फोर्स और रिएक्शन के बीच में रिजल्टेंट होगा, ये मैंने बना दिया रिजल्टेंट। क्या बना दिया, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट एस है। रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच में एंगल कितना है, लेमडा। और यही लेमडा क्या कहलाता है, यही सी को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखना भाई, जो मैं बोल रहा हूँ ना, फोर्स और रिएक्शन के बीच में एक क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। रिजल्टेंट और रिएक्शन के बीच में जो एंगल होगा उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन टू, एनी टू सरफेसेस लिख दो, कोई भी दो सरफेस हो सकते हैं, एनी टू सरफेसेस in contact is defined as the angle which the resultant
विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, कोई फोर्स है F, इसको पूरा ही लिख देते हैं, ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स, फ्रिक्शन लिख लो, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैंने पूरा नाम लिख दिया भाई इस फोर्स का, ये कौन सी फोर्स है, ठीक है, ये मैंने कल भी समझाया था आपको। एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, R है। मेक्स विद द, makes with the direction of normal reaction, makes with the direction of normal reaction। अब जो मैंने बोला था ना वो सेम टू सेम लिखा है, ठीक है, बुक वाली डेफिनेशन लिखनी है बुक वाली लिख दो, मेरे वाली लिखनी है मेरे वाली लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। अब बात आती है, एक बार समझा दो डेफिनेशन को। अब जो मैंने बोला था वो ध्यान से सुनना। ये तो जर्नल है कि दो सरफेस कांटेक्ट में है, तो उसके एंगल ऑफ फ्रिक्शन को, जैसे एक सरफेस ये हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, ये कोई बॉडी है, ये सरफेस और ये जो पॉइंट है, मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, कोई सरफेस है, पहला सरफेस, ये बॉडी है, इस बॉडी का दूसरा सरफेस हो गया सरफेस 2। तो पहली लाइन तो मैंने यही लिखी है, देखो, द एंगल बिटवीन एनी टू सरफेसेस, ठीक है, दो सरफेस के बीच का एंगल होगा इन कॉन्टैक्ट, जब वो क्या आएंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे, राइट, is defined as the angle which the resultant, the angle which the resultant of the force of limiting friction, of the force of limiting friction, जिसको आप F से डिनोट कर रहे हैं, और नॉर्मल रिएक्शन R, तो यही बोल रहा है नॉर्मल, ये मेरे पास क्या हो गया, लिमिटिंग फोर्स बोल दो या फोर्स बोल दो, और ये मेरे पास क्या हो गया, रिएक्शन। ये रिएक्शन और ये फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, S, और जो ये S है रिजल्टेंट एंगल बना रहा है R के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। यही मैंने लिखा है, नॉर्मल रिएक्शन मेक विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, मेक विद द डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कंपोनेंट की, कि किसी भी इक्वेशन के कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं। इसको मैं अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से बना देना भाई, यही बना देता हूँ ऊपर ही, कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपको बनाना आना चाहिए। ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, चीज़ों को याद मत करना भाई, चीज़ों को समझ के करना, चीज़ें आसानी से याद आएगी, ठीक है। ये लैम्डा हो गया, और लैम्डा ही को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तब मैं आप लोगों को कंपोनेंट करने सिखा रहा हूँ भाई, इसको देख के डरना मत, आते होंगे आप लोगों को, और कई लोग ऐसे होंगे जिसको कंपोनेंट के बारे में पता नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि किसी भी जो आप लोगों को फ्रैक्शन होगी, फोर्स होगी, वेलोसिटी होगी, उसके कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर छोटा सा टॉपिक है कंपोनेंट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिजोल्विंग कंपोनेंट, छोड़ो कंपोनेंट लिख लो भाई। कंपोनेंट्स करते कैसे हैं, पहली बात तो इसकी ज़रूरत क्या है भाई। जनरली आप लोगों के पास तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं यहाँ पर दो ही एक्सिस की बात करूँगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहली बात, कंपोनेंट्स की ज़रूरत क्या होती है। तो भाई अगर कोई भी फोर्स है, वेलोसिटी है, कुछ भी हो, अगर वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को छोड़ के किसी भी एंगल के ऊपर लग रही है, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, तो मेरे को इस फोर्स का नाम लिख दिया मैंने एफ। इस फोर्स के कंपोनेंट करने होते हैं भाई अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। पहली बात क्यों करने पड़ते हैं भाई, क्योंकि ये जो फोर्स है ना तो ये एक्स एक्सिस की तरफ लग रही, ना ये वाई एक्सिस की तरफ लग रही। अब मेरे को क्या करना होगा, इस फोर्स को एक्स एक्सिस की तरफ रिजोल्व करना होगा, इस फोर्स को वाई एक्सिस की तरफ रिजोल्व करना होगा। अब रिजोल्व करते कैसे हैं, तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, जिस साइड थीटा होता है उस साइड फोर्स का कोस वाला कंपोनेंट आता है। देखो इस साइड थीटा है तो एफ के साथ कोस थीटा लिख दो, बात खत्म। एफ था पहले एफ लिख दिया, ये थीटा बना रहा है तो कोस थीटा लिख दिया, दूसरी साइड साइन थीटा लिख दो, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखो, ये मेरे पास फोर्स है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, ये मेरे पास एंगल कितना है, थीटा, ये एफ है, ठीक है। एफ की जगह कुछ भी हो सकता है भाई, वेलोसिटी हो सकती है, मान के चलो ये वेलोसिटी है, राइट।
इससे कंफ्यूज मत होना, ये एफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस। अभी मैंने बताया था कि जिस साइड थीटा होगा उस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा, कोस वाला। तो ये फोर्स है, अब थीटा कौन सी साइड है ये, तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा एफ कोस थीटा, और इस साइड कौन सा आ जाएगा एफ साइन थीटा। चलो एक दो और करते हैं। अगर कुछ इस तरह से मिल जाए, ये मेरे पास क्या है फोर्स है, ये मेरे पास वाई है, ये मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास क्या है एक्स डैश है, ये एंगल थीटा है। तो अब आप लोग क्या कहोगे, इस साइड कोस वाला कंपोनेंट आएगा और इस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा साइन वाला, राइट। तो कंपोनेंट किए जाते हैं ऐसे। अब इसी की हेल्प से अपने को एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, राइट। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो भाई, मैं इसको रफ करने वाला हूँ। कंपोनेंट करने के लिए सिंपल सा रूल है, जिस साइड थीटा होगा उस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा कोस वाला, ठीक है। अब मान के चलो अगर यहाँ पर लैम्डा होता ना तो कौन सा कंपोनेंट आता, तो इस साइड आ जाता एफ साइन लैम्डा, इस साइड आ जाता है एफ कोस लैम्डा, बस ये थीटा की जगह लैम्डा आ गया, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं रफ कर रहा हूँ भाई। अब नेक्स्ट आता है भाई अपने पास कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है वो निकालनी है अपने को, ठीक है। तो उसके लिए कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी भाई, आप लोगों को इसी वजह से बताया है। जो ये है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से रिजोल्व कर रहा हूँ, अलग से बना दिया मैंने, ठीक है। इस साइड क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, इस साइड लग रहा है मेरे पास आर रिएक्शन है, ठीक है। ये फोर्स है, ये मेरे पास क्या है रिएक्शन है, और ये इनका क्या है रिजल्टेंट है, राइट। ये मेरे पास क्या है लैम्डा है। कोई दिक्कत भाई किसी को? अब अपने को करने हैं कंपोनेंट, क्या करने हैं कंपोनेंट। ये मेरे पास क्या है एस है, तो देखो अब वही है ना, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस। इमेजिन कर लेना भाई, ये हर क्वेश्चन में लिखना नहीं है ये एक्स है ये वाई है, ये इमेजिन कर लेना। इमेजिन करोगे तो क्या होगा, देखो एस के करने हैं कंपोनेंट, ठीक है। एस के क्या करने हैं कंपोनेंट, इस आर को मैं अंदर लिख देता हूँ, इस एफ को मैं अंदर लिख देता हूँ। कंपोनेंट करोगे तो जिस साइड थीटा होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आएगा कोस वाला, तो ये आ गया मेरे पास एस कोस लैम्डा, राइट। ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ गया, ये वाला आ गया मेरे पास एस साइन लैम्डा। ऐसे ही कंपोनेंट करते हैं ना कि जोन सी साइड थीटा होता है उस साइड कोस आता है, जोन सी साइड थीटा नहीं होता उस साइड साइन आता है, ठीक है। तो इस साइड क्या आ गया एस कोस लैम्डा, और ये क्या आ गया एस साइन लैम्डा, राइट। अब देखो ये आर है ना, इस साइड आर और कोस लैम्डा क्या हो गए इक्वल हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू कोस लैम्डा। इस साइड क्या है फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू साइन लैम्डा। इसको इक्वेशन नाम 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नाम 2 दे दिया। अब बात आती है आपने किया कैसे, एक बारी फिर से बताओ, हमें समझ में नहीं आया। ये मैंने किए कंपोनेंट, अब इस साइड क्या था पहले फोर्स था, ये फोर्स किसके बराबर आ गया एस साइन लैम्डा। इस साइड क्या था आर था, ये किसके बराबर आ गया एस कोस लैम्डा, ये मैंने लिख दिया। अब करते हैं डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो डिवाइड करेंगे तो सेकंड क्या है एफ इज इक्वल टू साइन लैम्डा, और फर्स्ट क्या है आर इज इक्वल टू, मैंने डिवाइड कर दिया भाई कोस लैम्डा। ये क्या हो जाएगा भाई साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा, ये जनरली मेरे पास आता है, क्या आता है यहां लिख रहा हूं एफ बाई आर इज इक्वल टू 10 लैम्डा, राइट। अब एक चीज बताओ भाई, जो एफ होता है वो क्या होता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और एफ की वैल्यू क्या होती है म्यू आर। तो एफ की जगह मैं म्यू आर पुट कर रहा हूं भाई, म्यू आर बाई आर इसके बराबर आ गया 10 लैम्डा के, राइट। किसके बराबर आ गया 10 लैम्डा के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास जो 10 लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या आ गई म्यू आ गई। कोई दिक्कत किसी को? जो मेरे पास 10 लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या आ गई म्यू आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? अगर है तो पूछ सकता है। अब ये पूरा प्रोसेस था भाई, इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको एक्सटेंड कर दिया,
एक बार यही सुन लो भाई। एक्चुअली किया क्या, कंपोनेंट किए एस कोस लैम्डा, इसके कंपोनेंट किए एस साइन लैम्डा। कंपोनेंट करने के बाद दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो एफ था, एफ क्या होता है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू म्यू आर अपन ने रख दी। म्यू आर रखने के बाद आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 10 लैम्डा की वैल्यू आ गई म्यू, राइट। अब मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ एक्चुअली होगा कैसे होगा वो। मैंने इसको कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, राइट। ये मेरे पास एस कोस लैम्डा है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये भी मेरे पास एस कोस लैम्डा होगा, राइट। अब देखो इसको भी इस तरह से बढ़ा देंगे, ये एस साइन लैम्डा है, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, एस साइन लैम्डा, कुछ ऐसा ही होगा, राइट। या कंपोनेंट की इसके अंदर जरूरत भी नहीं है। एक सेकंड रुको, ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बारी, फिर एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ आपको मैं। अगर कंपोनेंट में किसी को दिक्कत आ रही है, तो किसी को ना समझ में आया हो तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब देखो, क्या वैल्यू आई थी उसको आप यहाँ लिख देते हैं कि जो मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो मेरे पास क्या आया है भाई, वो आया है 10 लैम्डा इज इक्वल टू, ये अपन ने कुछ इस तरह से बनाया था ना, ये रिएक्शन थी, ये फोर्स था, ये मेरे पास क्या था, एस था, रिजल्टेंट था, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये कितना था मेरे पास था लैम्डा। ये एफ है तो ये भी क्या होगा, एफ होगा। ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। अब एक चीज बताओ भाई, अगर मैं यहाँ से 10 लैम्डा निकालता हूँ तो वो क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी। तो अब होगा क्या, आप लोग कहोगे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा, देखो यहाँ पर 90 बन रहा है ना, 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होती है, जो लैम्डा है या एंगल उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ये आर क्या हो गया, आर हो गया मेरे पास बेस। तो मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसको आगे सोल्व करो, 10 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आर बाई आर। तो 10 लैम्डा की वैल्यू वही मेरे पास क्या आ गई, म्यू आ गई। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो, वो आप तरीका कर सकते हो, ठीक है। अब जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको रफ कर रहा हूँ भाई, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। टॉपिक है भाई, टू फाइंड द लीस्ट फोर्स, to find the least force required to drag a heavy body on a rough horizontal plane। ये अपने पास टॉपिक है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए मैं कुछ जुगाड़ देख लेता हूँ भाई, है क्या, बिल्कुल मिलेगा। एग्जाम्पल से समझोगे चीजें क्लियरली समझ में आएगी, राइट। फोर्स कैसी है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आप लोग आसानी से डिफरेंस बता सकते हो। हॉरिजॉन्टल कैसी होती है, जैसे ये कोई बॉडी है, इसका जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो क्या है, ये, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है भाई, और इसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल बोला जाता है, राइट। तो यही अपने को इस टॉपिक के अंदर करना है।
अब टॉपिक क्या है, टू फाइंड द लिस्ट फोर्स, यानी कि कम से कम फोर्स बता दो भाई जिससे मेरा काम चल जाए। किसी हैवी बॉडी को ड्रैग करना, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, ड्रैग अ हैवी बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब रफ और स्मूथ दो सरफेस आप लोगों को मिलेंगे भाई। एक सरफेस आपको बोल देगा रफ है, सरफेस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सरफेस के अंदर एक बोल देगा स्मूथ और एक बोल देगा रफ। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ लो। समझाने के लिए क्या एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के पास दो फर्श हैं, फर्श मतलब फ्लोर भाई, जो आप लोगों के घर में है। एक फर्श के ऊपर टाइल लगी हुई है और एक फर्श है वो सीमेंट से बना हुआ है, ठीक है, जो सीमेंट का फर्श होता है। अब होगा क्या, अगर टाइल वाला फर्श है उसके ऊपर पानी गिर गया और जो सीमेंट वाला फर्श है उसके ऊपर पानी गिर गया, तो होगा क्या, आपको चलना है उसके ऊपर। तो जो आप लोगों के फिसलने के चांसेस हैं, स्लिप होने के चांसेस है, वो ज़्यादा कहाँ होंगे, जो आप लोगों का टाइल का फर्श होगा ना उसके ऊपर आप लोगों के फिसलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और जो सीमेंट वाला फर्श होगा उसके ऊपर तो आप फिसलोगे नहीं, बहुत कम चांसेस होंगे। तो एक ऐसा सरफेस जो स्मूथ हो, यानी कि जिसके ऊपर जो फ्रिक्शन है वो ना के बराबर हो, ना के बराबर हो, यानी कि हो ही ना, जिसके अंदर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता। बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। बट आप स्मूथ सरफेस के अंदर फ्रिक्शन होता है, बट इतना होता है कि उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। यानी कि इसके अंदर जो फ्रिक्शन होता है वो होता ही नहीं है। और रफ की क्या पहचान होती है भाई, इसके अंदर फ्रिक्शन एक्ट करता है। क्या करता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है। तभी तो आप लोग जो टाइल वाले फर्श के ऊपर पानी गिरा है उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, इसीलिए तो आप लोग फिसल जाते हो। अब सीमेंट वाले फर्श के ऊपर पानी गिरा हुआ है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि सीमेंट खरदरी होती है, उसका सरफेस रफ होता है, तो उस वजह से आप लोग फिसलते नहीं हो। तो यही स्मूथ और रफ के बारे में बात करेगा। अगर स्मूथ वर्ड है तो फ्रिक्शन नहीं आएगा भाई। अब आप लोग कहोगे आपने कहा फ्रिक्शन होता है, आएगा क्यों नहीं, स्मॉल अमाउंट में होता है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। रफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, बहुत कम, ठीक है। अब इसके अंदर रफ सरफेस दे रखा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, राइट। अब देखो कोई भी हैवी बॉडी ले लो, ये मेरे पास बॉडी है, राइट। इस बॉडी को मेरे को अपनी तरफ खींचना है। किस तरफ खींचना है, अपनी तरफ खींचना है। तो इसको अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी कि इसको कुछ इस तरह से चलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स लगाऊं कि ये जो मेरे पास बॉडी है ये चलने लग जाए। क्या आप लोग समझ पा रहे हो, ये बोल रहा है इस हैवी बॉडी को अपने को क्या करना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने के लिए जो मैं इसको आगे की तरफ खींच रहा हूं ना, ड्रैग करने के लिए जो ये फोर्स लग रही है ना, कम से कम कितनी हो इसकी वैल्यू बता दो। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। तो ये आप यहां बना लेते हैं डायग्राम। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये बॉडी है, क्या है, बॉडी है। अब इस बॉडी को क्या कर रहे हैं भाई, अपने को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के लिए ये अपन ने पी फोर्स लगा दी इसके ऊपर। देखो सारी चीजें सेम टू सेम लिख रहा हूं। ये बॉडी है, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखो ये बॉडी है, इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा हूं, तो ये इस फोर्स का नाम मैंने क्या दे दिया, पी दे दिया। उसके अलावा क्या होगा, जो ये फोर्स है ये एंगल बना रही है थीटा। अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कुछ फोर्सेस होती हैं जो बॉडी के ऊपर ऑटोमेटिक एक्ट करती हैं। जैसे कि आप लोग कहोगे एक होती है अपने पास नॉर्मल रिएक्शन जो कि बॉडी के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। एक होता है हमारे पास वेट, क्या, वेट, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करता है। ऐसा ही कुछ था। अब देखो, अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, ये मेरे पास क्या होगी, इमेजिन करना भाई इसको, ये मेरे पास क्या होगी वाई एक्सिस, ये मेरे पास क्या होगी एक्स एक्सिस। अब जो फोर्स है ना एंगल थीटा पे लग रही है। अब मेरे को इसके कंपोनेंट चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब उसके लिए क्या करना होगा, आप लोग कहोगे जिस साइड थीटा है उस साइड कोस लिख दो पी के साथ, जिस साइड साइन है, जिस साइड थीटा नहीं है उस साइड साइन आएगा। तो देखो अब मैं कर रहा हूँ इसके कंपोनेंट करेंगे तो इसके कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग कितने आएंगे भाई, ये आएंगे पी कोस थीटा, ऐसे ही आएंगे। और इसके अलोंग कितने आएंगे भाई, आप लोग कहोगे पी साइन थीटा। क्या यही कंपोनेंट आएंगे, कोई दिक्कत किसी को, अगर है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है भाई। अब एक चीज बताओ,
अगर मैं इसको, पहली बात सरफेस कैसा बोल रखा है, रफ, कैसा है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जहां पर रफ आ जाए तो आप इसको चला कहाँ रहे, आगे की तरफ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। कितना होता है फ्रिक्शन, म्यू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू आर। एक बार फिर से समझना, समझोगे तो ही डेरिवेशन कर पाओगे भाई, रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाली, क्योंकि हर डेरिवेशन के अंदर सारी चीजें बदलेगी। रट्टा कितना मार लोगे भाई, एक का रट्टा मार लोगे, दो डेरिवेशन का रट्टा मार लोगे, क्वेश्चन में कंफ्यूज। बट मेन थिंग इज दैट आप लोग कंसेप्ट समझो। अगर ये वाली चीजें जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ गई, क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई इनके आगे, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, बॉडी है, इसको इससे रिलेट कर लो भाई। ये जो P है, ये फोर्स लगा रहा हूं। अब फोर्स लगा रहा हूं, क्या होगा, मैंने कहा था फ्रिक्शन कहां लगता है, मोशन के अपोजिट में। फोर्स कहां लगा रहा हूं, आगे लगा रहा हूं, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे लगेगा। फ्रिक्शन लगा दिया। अब ये फोर्स है, इसके आपने कंपोनेंट कर दिए, जिस साइड थीटा होगा उस साइड पी कोस थीटा, दूसरी साइड क्या आ गया, साइन थीटा। बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन लगा दी, और इस बॉडी का वेट कहां लाई करेगा, डाउनवर्ड लाई करेगा। अब बात आती है रिजोल्विंग कंपोनेंट। रिजोल्विंग कंपोनेंट, अब रिजोल्विंग कंपोनेंट करेंगे तो आप लोग कहोगे ये किस में है भाई, ये जो ब्लॉक है ना रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में है। अब रेस्ट कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर। कैसे, मतलब क्या हुआ, देखो ये बॉक्स जस्ट चलने ही वाला होता है, ठीक है, यानी कि मिनिमम फोर्स बता दो। जैसे कि ये रेस्ट पे है, जस्ट मैं कितनी फोर्स लगाऊं कि ये चलने लग जाए, कितनी लगाऊं, जस्ट ये चलने लग जाए, तो ये जस्ट चलने लग जाए, तो जस्ट उस फोर्स की वैल्यू बतानी है अपने को। तो उसके लिए बैलेंस करते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट बैलेंस करेंगे। आगे की तरफ क्या लग रहा है, पी कोस थीटा, मैं यहां लिखता हूं पी कोस थीटा इज इक्वल टू, पीछे क्या लग रहा है, म्यू आर। अब ये वाली कंडीशन याद करो, चंपा, ये राम था अपने पास, ये श्याम था। अब चंपा कहीं नहीं जा रही थी ना, ना तो राम की साइड जा रही थी ना श्याम की साइड जा रही थी। अपन ने क्या बोल दिया, ये जो राम फोर्स लगा रहा है और जो श्याम फोर्स लगा रहा है दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये ब्लॉक है ना, ना तो आगे जा रहा ना ये पीछे जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि पी कोस थीटा और ये म्यू आर क्या है, इक्वल है। अब देखो ऊपर की साइड भी फोर्स लग रही है, नीचे की साइड भी लग रही है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा, तो आप लोग कहोगे ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स भी बराबर होगी। अब ऊपर वाली फोर्स क्या है भाई, ध्यान से देखना भाई, ऊपर एक तो लग रही है रिएक्शन, आगे रिएक्शन, उसके बाद एक ऊपर लग रहा है पी साइन थीटा, ये लो भाई साहब पी साइन थीटा। अब ये बराबर किसके हैं, वेट के बराबर है। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। ध्यान से देखो भाई, ये ब्लॉक है, ना ये आगे जा रहा ना ये पीछे जा रहा, तो क्यों नहीं जा रहा भाई, क्योंकि पी कोस थीटा और म्यू आर क्या है, इक्वल है। ये मैंने लिख दिया, इसको बोलते हैं रिजोल्विंग कंपोनेंट, राइट। अब ऊपर की साइड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। एक है मेरे पास पी साइन थीटा जो फोर्स का कंपोनेंट है, दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि एक डायरेक्शन में है दोनों। अब इसके कंपोनेंट करेंगे ऐसे ही तो आएगा, जो ये पी है इसका एक कंपोनेंट ये आ गया और एक कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है। अब दोनों एक डायरेक्शन में है तो मैंने ऐड करके W के बराबर लिख दी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से R की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। जो इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, म्यू आर इज इक्वल टू पी कोस थीटा। R की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, आप लोग कहोगे पी कोस थीटा बाई म्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, R। अब देखो पुटिंग the value of R in equation second, we have, इक्वेशन सेकंड में अगर मैं R की वैल्यू रखता हूं तो क्या होगी, ये हो जाएगा मेरे पास P कोस थीटा बाई म्यू। ये R है, R की जगह पे मैंने ये वैल्यू रख दी P कोस थीटा बाई म्यू, प्लस का P साइन थीटा इज इक्वल टू W। कोई दिक्कत भाई है यहाँ तक, अगर है तो पूछ लो। अब मैं करने क्या वाला हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ इस साइड, क्या, म्यू। अगर म्यू एलसीएम लेता हूँ तो ये क्या आएगा, पी बार निकाल लिया मैंने, कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा
म्यू साइन थीटा किसके बराबर आ गया भाई, डब्ल्यू के बराबर आ गया। पी कोस थीटा किसके बराबर आ गया, पी कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा किसके बराबर आ गया, डब्ल्यू के बराबर आ गया। कोई दिक्कत भाई। उसके बाद देखो म्यू को उस साइड लेके जा रहा हूं तो ये म्यू डब्ल्यू हो गया। अब इस टर्म को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू। दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उसके अलावा आईडी भी मेंशन कर देते हैं भाई, क्रिएटिव स्टडी के टाइम मिलेगा डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, राइट। अब क्या करने वाले हैं भाई, पी की वैल्यू निकालनी है अपने को। किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी बात है, डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू बाई कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। क्या ये होगा, देखो ऐसे समझो यार, ये ऐसे था, यहां से p की वैल्यू ये टर्म नीचे चली गई, वो किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, p की वैल्यू आ गई। और p की वैल्यू यही है, यानी कि p क्या था, फोर्स। तो अपने को इतनी फोर्स चाहिए बॉडी को जस्ट चलाने के लिए, ठीक है, इतनी फोर्स चाहिए बॉडी को जस्ट चलाने के लिए। एक बारी फिर से देख लो, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है एक बारी फिर से बता देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कंपोनेंट को क्या किया, इक्वल ट्रीट किया। ये क्या था मेरे पास, पी कोस थीटा, ये किसके बराबर आ गया, म्यू के। पी कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू आर। सेकंड इक्वेशन में दो फोर्स एक साइड लग रही है, दोनों को ऐड कर दो, आर प्लस पी साइन थीटा कर दिया इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से आर की वैल्यू निकाली और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद एलसीएम लिया, सोल्व किया, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू निकालनी है, कोस वाली टर्म को उस साइड ले गया, तो मिनिमम मेरे को इतनी फोर्स चाहिए इस बॉडी को जस्ट चलाने के लिए, ठीक है। तो ये लिस्ट फोर्स आ गई अपने पास, लिस्ट फोर्स यानी कि कम से कम फोर्स टू ड्रैग अ हैवी बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। मैं देख लेता हूँ आपकी बुक में यही टॉपिक इतना ही है या इसको आगे भी सोल्व किया हुआ है। आई थिंक इसको म्यू की वैल्यू रख के और सोल्व किया मिलेगा, मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड। किया हुआ है भाई सोल्व आगे, तो देखो कैसे सोल्व किया वो भी देख लो एक बारी। मेरे को बोर्ड चाहिएगा भाई, बोर्ड इन द सेंस कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक साइड रफ करने वाला हूँ, ये साइड रफ कर दूँ। अब देखो अब आगे कैसे सोल्व करेगा, हर क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। P इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब एक चीज बताना भाई मेरे को, आप लोग वहां पर देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 10 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, 10 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। 10 लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो जहां जहां इसके अंदर म्यू है उसकी जगह साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा पुट कर दो। पुट करेंगे डब्ल्यू साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू की जगह साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा इंटू साइन थीटा, यही कुछ होगा। एलसीएम लो, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा डब्ल्यू साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज लिख दी। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास क्या होगा, जनरली कोस थीटा कोस लैम्डा प्लस साइन लैम्डा साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया भाई मेरे पास, कोस लैम्डा, राइट। कोस लैम्डा से कोस लैम्डा कट आउट हो गया या कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया मेरे पास डब्ल्यू साइन लैम्डा। और ये मेरे पास देखो कोस थीटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसकी आइडेंटिटी होती है भाई मेरे पास, ये आइडेंटिटी होती है कोस थीटा माइनस, यानी कि ए माइनस बी करते हैं तो थीटा माइनस लैम्डा। तो यहां से मेरे पास जो P है उसकी वैल्यू क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई डब्ल्यू साइन लैम्डा अपॉन कोस थीटा माइनस लैम्डा।
ये मेरे पास क्या आ गया, मिनिमम फोर्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब किया कैसे है, क्या कुछ है देखो। एक सेकंड रुको भाई। हेलो, वीडियो बनाऊं मैं एक बार। देखो भाई किया क्या है, ये मेरे पास P था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू म्यू, ये कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन से टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू, लैम्डा की जगह साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो जस्ट जहाँ जहाँ म्यू था उसके बाद मैंने क्या किया, साइन लैम्डा बाई कोस लैम्डा पुट किया, एलसीएम लिया, सोल्व किया, अपने पास ये फॉर्मूला आ गया। तो ये मिनिमम या लिस्ट फोर्स आ गई किसी भी बॉडी को ड्रैग करने के लिए, राइट। तो ये था आप लोगों का डेरिवेशन, ठीक है। अब इसको रट्टा मारोगे ना तो चीज़ों के अंदर आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूज होगे भाई, मैं श्योर हूँ। अगर रट्टा मार के करोगे कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो इसको लिख लो, मिनिमम फोर्स कितनी आई वो लिख देते हैं यहाँ पर, लिस्ट फोर्स। याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं नहीं कहूँगा याद कर लो, आप इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। और डेरिवेशन अगर आप लोगों ने, मैं गारंटी लेता हूँ, ये डेरिवेशन करने के बाद एक बारी अपने हाथ से निकाल के देख लिया तो डेफिनेटली आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई अपने पास, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट। ये मस्त टॉपिक है भाई, मैं हेडिंग लिख देता हूँ, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट। इनकी जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत बड़ी बड़ी है, और वैसे ही देख के लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या होगा यार। ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ रफ प्लेन on which a heavy particle can rest in limiting equilibrium without application of other force, अब इसका मतलब क्या है, पहली बात तो यही आती है कि इसका मतलब समझा दो। अब इसका मतलब आसान भाषा में ये है, ध्यान से देखना भाई, इसका मतलब आसान भाषा में ये है, ये मेरे पास सरफेस है। अब हाँ देखो, ये इमेजिन करना, यहाँ पर कुछ एंगल है मेरे पास, ठीक है, ये एंगल है, इस साइड से देखो। अब मैं इसको कितने एंगल से उठा दूं, ध्यान से देखना भाई। अब मैं इस सरफेस को, ये लाइन आप समझ के चलना कि ये सरफेस है, इस सरफेस को कितने एंगल से उठा दूं, ठीक है, उठा रहा हूं, देखना क्या होगा। ये जो पोजीशन है ये फिक्स है, ध्यान से देखना, ये पोजीशन फिक्स है और इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर उठा रहा हूं, तो ये एंगल कुछ बनेगा। तो देखो इसको मैंने यहां रख दिया, अब मैं इसको उठा रहा हूं, ये चल रहा है ना नीचे। अब ये पूछ रहा है कि कितना इसको उठाऊं, उठा दिया। अब ये पूछ रहा है कितना इसको उठाऊं कि ये जस्ट चलने ही वाला हो, जस्ट चलने वाला इन द सेंस कि ये है, अगर इसके बाद थोड़ा सा भी उठाता हूं तो ये चलने लग जाए, और उस पोजीशन पर रखता हूं तो ये चले ना।
अब ये एक्चुअली बोल क्या रहा है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है। इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। अब जो ये है ना, ये इस तरह से था अपने पास, इसको अपन इस तरह से उठा रहे थे, और ये मेरे पास कोई भी बॉडी थी। ये क्या थी? कोई भी बॉडी थी। ये बॉडी जस्ट चलने ही वाली हो, यानी कि अगर मैं अल्फा से इसको थोड़ा सा भी बड़ा कर दूं ना, यानी कि अल्फा +1 कर दिया, तो ये जस्ट चलने लग जाए। समझ रहे हो? यानी कि आप लोग ये समझो, ये मेरे पास बुक है, ये मेरे पास बॉडी है, ये जो अल्फा एंगल है इसको कितना रखूं कि उस अल्फा एंगल के बाद ये जस्ट चलना स्टार्ट कर दे। राइट? ये जस्ट देखो चलना स्टार्ट कर रही है ना, यहां पर चलना स्टार्ट करी, तो ये मेरा अल्फा एंगल हो गया। यानी कि अगर मैं इससे थोड़ा सा भी ऊपर करता हूं तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। तो वो मिनिमम एंगल बता दो, वो मिनिमम एंगल मैंने अल्फा मान लिया कि जिसके बाद जो मेरी बॉडी है वो इंक्लाइन प्लेन पे चलना स्टार्ट कर दे। जिसके बाद, यानी कि ये अल्फा एंगल वो है कि इसके बाद ये चलना स्टार्ट करेगी। अभी तक कहाँ है? रेस्ट में है। अब बात आती है फोर्सेज की, तो लगाओ इसके ऊपर। देखो यार, 3 फोर्सेज बताई थी मैंने, रिएक्शन, वेट और टेंशन। टेंशन आती है रोक में, यहां पर 2 ही फोर्स आएगी। कौन सी फोर्स आएगी? ध्यान से सुनो, रिएक्शन आएगा और वेट आएगा। क्या आएगा? रिएक्शन आएगा मेरे पास, और क्या आएगा? वेट आएगा। अब देखो, रिएक्शन मैंने ऊपर लगा दी। कैसे लगती है रिएक्शन? आप लोगों को बताया था कि बॉडी के परपेंडिकुलर लगती है। तो ये एंगल 90 बना, इस साइड मैंने क्या लगा दी? रिएक्शन लगा दी। आप लोग कहोगे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने दूसरी फोर्स बताई थी आप लोगों को, वेट। वेट कहाँ लगता है भाई? वर्टिकल डाउनवर्ड। तो वर्टिकल डाउनवर्ड क्या होगा? ये होगा। ये हो गया मेरे पास वेट। ठीक है। अब देखो, ये एंगल अल्फा है, तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी अल्फा होगा। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से देखो, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी, तो ये एंगल आर के, जो ये एंगल है ये कितना होगा? अल्फा होगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था ये नीचे आएगी, नीचे आएगी तो इसके अपोजिट में क्या लगेगी? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, उसका नाम मैंने म्यू आर दे दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी कंपोनेंट है मेरा एक्स और वाई के अलोंग नहीं है तो उसके कंपोनेंट करने होंगे। कंपोनेंट कैसे करेंगे? तो देखो, अगर W के कंपोनेंट करता हूं तो जिस साइड थीटा है उस साइड कौन सा आता है? कोस वाला, तो ये हो गया W कोस अल्फा। दूसरी साइड कौन सा आएगा? W साइन अल्फा। अब एक डाउट आ सकता है कि आपने W साइन अल्फा इस साइड क्यों लिया, परली साइड क्यों नहीं लिया? तो एक चीज सुनो भाई, जो कंपोनेंट होते हैं ना वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। थीटा इस साइड बन रहा है तो ये पूरा कितना होगा? ये होगा 90 माइनस थीटा। तो जो एंगल बचा हुआ होता है ना उसके अलोंग कंपोनेंट करते हैं, ना कि दूसरे के अलोंग। तो ये हो गया और ये हो गया, ये पूरा 90 है, ये कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा करेंगे तभी तो साइन अल्फा आएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना है। तो ये हो गए कंपोनेंट। अब ये जस्ट चलने ही वाला है ना, तो फोर्सेस को क्या करो? बैलेंस करो। बैलेंस करोगे, ऊपर की साइड लग रही है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की साइड लग रहा है W कोस अल्फा, लिख दिया भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरी साइड बैलेंस करो, इस साइड लग रहा है W साइन अल्फा, क्या लग रहा है? W साइन अल्फा, और ऊपर की तरफ लग रहा है म्यू आर, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। ये इक्वेशन होगी सेकंड। कोई दिक्कत किसी को? ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। कैसे आई? ये बॉक्स जो चलने वाला है, चंपा वाली कंडीशन याद रखो भाई, ये चंपा है, ये राम है, ये श्याम है। चंपा ने कहा ज्यादा फोर्स, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा जोर होगे मैं उसी की साइड जाऊंगी, जो मुझे अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये भाई साहब राम ने फोर्स लगाई, ये भाई साहब श्याम ने फोर्स लगाई, लेकिन चंपा वही की वही है, क्योंकि चंपा का वेट कितना है? 100 किलो। इन तकों ने खींचा, तो ये फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स लगा रहा है, दोनों क्या है? इक्वल है, तभी तो ये रेस्ट में है। अगर राम ने ज्यादा फोर्स लगा दी तो राम की साइड चली जाएगी, श्याम ने ज्यादा फोर्स लगा दी श्याम की साइड चली जाएगी। ये कहाँ है? रेस्ट में। तो दोनों फोर्स क्या होगी? इक्वल होगी। तो ऊपर की साइड फोर्स कौन सी लग रही है? म्यू आर। इस साइड कौन सी लग रही है? W साइन थीटा। ये हो गया। ऊपर की साइड R और इस साइड कौन सा लग रहा है? W कोस अल्फा। फोर्सेस को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। राइट। बैलेंस करने के बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, R की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में रखता हूँ, ठीक है। तो एलिमिनेटिंग R, ये आप लाइन लिख लेना, W साइन अल्फा इज इक्वल टू म्यू। R की वैल्यू क्या है? W कोस अल्फा। कोई दिक्कत किसी को?
अब देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया भाई, जो मेरे पास म्यू है इस साइड लेके आऊंगा इसको, या उसको इस साइड लेके जाओ। देखो म्यू इस साइड है, इसको इसी साइड छोड़ देते हैं। ये मेरे पास डब्लू साइन अल्फा, और इसको इस साइड लेके आया तो ये मेरे पास क्या हो गया, डब्लू कोस अल्फा। जस्ट मैंने क्या किया, आर की वैल्यू यहाँ रखी, यहाँ रखने के बाद ये इक्वेशन आ गई, म्यू को एक साइड कर दिया, डब्लू को मैं, डब्लू कोस अल्फा को मैं इस साइड लिया है, तो यहाँ से डब्लू कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 10 अल्फा इज इक्वल टू म्यू। ये कंडीशन आ गई। अब अपने को पता है म्यू क्या होता है भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 अल्फा। तो म्यू की जगह 10 अल्फा रखो, बिकॉज वी नो 10 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू फ्रिक्शन से, तो म्यू की जगह ये वैल्यू रख दो, तो यहाँ से आ गया 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 लैम्डा। तो अल्फा इज इक्वल टू, कंडीशन क्या आ गई, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक, अगर इसका मतलब समझना भाई, अगर मैं किसी भी इंक्लाइंड प्लेन को एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक उठाता हूं तो वो नहीं चलेगा, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन से थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्ट है वो चलने लग जाएगी। इसको इस तरह से देखो, ये मेरे पास कोई बॉडी है, इसको मैंने ऊपर उठा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जस्ट चलना स्टार्ट किया है ना, तो अगर वो अल्फा है, उस अल्फा के बाद अगर मैं इसको ऊपर उठाता हूं तो ये चलना स्टार्ट कर देगा। ध्यान से देखना यार, ये ऐसे है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखो चलना स्टार्ट कर गया, तो ये चलना स्टार्ट कर गया, तो ये मेरे पास अल्फा हो गया, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, अल्फा हो गया। अगर मैं अल्फा के बाद इसको थोड़ा सा भी ऊपर उठाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर, तो मिनिमम कितना उठा सकते हैं भाई, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है अपने पास लैम्डा, तो लैम्डा तक अगर आप इस इंक्लाइंड प्लेन को उठाएंगे या अल्फा तक इस इंक्लाइंड प्लेन को उठाएंगे तो ये चलेगा नहीं, और अल्फा से और लैम्डा से थोड़ी सी भी ज़्यादा वैल्यू होगी तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट कर देगा। अब क्वेश्चन देखो क्या था, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन ऑफ ए रफ प्लेन ऑन विच अ हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ अदर फोर्स। यही तो है कि अपने को ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है इंक्लिनेशन की, कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना उठाएं कि ये उसके बाद चलना स्टार्ट करें, ठीक है। तो अल्फा या एंगल ऑफ फ्रिक्शन के जितना आप इंक्लाइन प्लेन को उठा सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ऊपर गया तो बॉडी स्लाइड करना कर देगी, नीचे आ जाएगी। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई। टॉपिक बड़े हैं, कंसेप्ट है, समझाना जरूरी है, अगर ना समझाएं तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएगी भाई क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ से आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो बिल्ड हो रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, मैं श्योर हूँ इनके अंदर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्या 47 मिनट की वीडियो होगी है ना। अब इसका पार्ट बना दूंगा भाई मैं एक और, अगर एक ही पार्ट में कवर कर देंगे तो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। बाकी सेम टू सेम है, कंपोनेंट थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को अलग वीडियो से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के, और वीडियोज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना।